नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ किमी बेदी। खबरों की शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार के साथ। नोटबंदी का आज 42वां दिन है, लेकिन लोगों के लिए अभी भी नकदी का संकट खत्म नहीं हुआ है। अभी भी देश के कई हिस्सों में एटीएम और बैंकों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 41 दिन बाद भी लोग सुबह से ही लाइनों में जाकर खड़े हो रहे हैं। सरकार हालात को अब पहले से बेहतर बताने का दावा कर रही है, लेकिन ग्रामीण भारत से परेशान कर देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बैंक में 5,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट जमा कराने पर बैंक अधिकारियों द्वारा पूछताछ की खबरों पर सरकार ने सफाई दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि ऐसा उन लोगों के साथ नहीं होगा जो एक बार में रकम जमा कराएंगे। उन्होंने कहा कि एक बार में कितनी भी रकम जमा कराई जा सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर हर दिन जमा करने के लिए पहुंचता है तो इससे संदेह का घेरा बढ़ जाता है। वित्त मंत्री ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है, यदि आपके पास पुराने नोट हैं तो अब उन्हें जमा करा दे, क्योंकि इन पर जारी सभी छूट अब खत्म हो चुकी है। डिपॉजिट्स के संबंध में क्लैरिफिकेशन आया है। उसके पीछे उद्देश्य यह है कि जब तक एग्जेम्पशंस थी, केमिस्ट शॉप्स में थी, हॉस्पिटल्स में थी, रेलवेज में थी, पेट्रोल पंप्स में थी, तो कुछ लोगों को पुरानी करेंसी मिल रही थी। लेकिन अब तो पुरानी करेंसी बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि वो एग्जेम्पशन समाप्त हो गए। तो जिस व्यक्ति के पास जितनी पुरानी करेंसी है वो एक मुश्त जाकर उसको डिपॉजिट करा दे, उसको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर रोज रोज बार बार जाता है, उसको डिस्करेज करने का यह प्रयास है कि क्योंकि अब तो कोई पुरानी करेंसी उपलब्ध करने का कोई साधन नहीं है और इसलिए बार बार जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। चुनाव आयोग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इसी हफ्ते कर सकता है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से क्रिसमस से पहले 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए आयोग की ओर से 35 से 40 दिन का वक्त दिया जा सकता है। चुनाव अगले साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराए जा सकते हैं। खबर यह भी है कि आज चुनाव आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त विजय देव यूपी के 4 जिलों का दौरा करने वाले हैं। दरअसल इन 5 राज्यों के चुनावों में उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे अहम है। यहां पर बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा चुनावी मैदान में एक दूसरे को शिकस्त देने की पूरी तैयारी के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हैं। नोटबंदी के खिलाफ सड़क पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। आज पटना में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ रेल रोको प्रदर्शन किया। नोटबंदी के खिलाफ सड़क पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। आज पटना में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ में रेल रोको प्रदर्शन किया। नोटबंदी को जनता के लिए मुसीबत का सबब बताते हुए पप्पू यादव ने राजेंद्र नगर स्टेशन पर प्रदर्शन किया। पप्पू ने नोटबंदी के फैसले को बेकार की कवायद करार दिया और कहा कि इस सरकार ने पूंजीपतियों को भ्रष्टाचार करने का मौका दिया है। उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया। आप चुनाव में काला धन को रोकने के लिए बोलते नहीं, आप बेईमानी रोकने के लिए बोलते नहीं, आप बेईमानी संपत्ति पर सीबीसी अपराध शाखा और मेरा साफ है कि इनकम टैक्स और सीबीआई से आप जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं, चाहे वो मुखिया, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पदाधिकारी, चाहे एजुकेशन माफिया, चाहे मेडिकल माफिया, उसकी बेनामी संपत्ति, उसका अकाउंट, उसके परिवार का अकाउंट, सबकी जांच कराइए। और चुनाव में जो आप 2,000 रुपया नहीं 200 रुपया लेते हैं तो उसको जनता को बताइए। साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई में लाइए। बगैर चुनाव में काला धन रोके। कहाँ है काला धन हिंदुस्तान में? आप कहते थे काला धन है, कहाँ है काला धन? सीएम अखिलेश यादव आज लखनऊ में 4 घंटे के भीतर 6 जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रदेश के लोगों को 60,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। राम मनोहर लोहिया अस्पताल परिसर से 1,000 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए हैं।
केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज इलाहाबाद के दौरे पर आएंगे। नितिन गडकरी इलाहाबाद में कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें इलाहाबाद से प्रतापगढ़ हाईवे को 4 लेन करना भी शामिल है। इस हाईवे के 4 लेन होने से इलाहाबाद से प्रतापगढ़ का सफर सबसे और ज्यादा आसान हो जाएगा और इस दौरान नितिन गडकरी फाफामऊ में गंगा नदी पर 6 लेन के नए पुल का भी शिलान्यास करेंगे। इलाहाबाद के कर्नलगंज इलाके बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक में उस समय हड़कंप मच गया जब पैसों के लिए घंटों लाइन में लगे लोगों का धैर्य जवाब दे गया। बैंक के आगे ही लोग आपस में गुत्थम गुत्था करने लगे और एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। बीच सड़क पर पैसों के लिए घंटों मारपीट होती रही। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। मारपीट की वारदात के घंटों बाद पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत किया। मारपीट की इस घटना की वारदात रोज दिखाई दे रही है, सुर्खियों में आ रही है। नकदी का संकट ऐसा है कि लोगों का सब्र टूटता जा रहा है। वो एक दूसरे से मारपीट करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। यूपी के आगरा में पति पत्नी के रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां पत्नी को बदनाम करने के लिए पति ने पत्नी की अश्लील क्लिपिंग बना डाली और पत्नी ने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे घर से बाहर निकालकर एक किराए के मकान में मेरे पति ने रखा है और फिर किराए के मकान में चुपके से हिडन कैमरा लगवाकर अश्लील क्लिपिंग बनाई। जब कपड़े बदलते समय पत्नी की नजर कैमरे पर पड़ी तो पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। दरअसल दोनों के बीच पहले ही विवाद चल रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया है। कोर्ट के आदेश पर कुछ दिन पहले पति ने उसके रहने की दूसरी जगह व्यवस्था की थी। पीड़िता ने बताया कि जब उसने इसकी शिकायत पति से की तो उसने कहा कि कैमरा जानबूझकर लगाए गए थे ताकि तेरी क्लिपिंग लोगों को दिखाया जा सके, बदनाम करने की कोशिश की जा सके। नेट पर डालकर लोगों को दिखाने की बात भी यहां पर पति ने कबूल की। पति की बात सुनकर वो दंग रह गई और इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस और सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी होने की बात कर रही है। 6 या 7 बजे करीब आई थी तो मैंने आके साड़ी पहनी हुई थी, मैंने साड़ी चेंज करी थी तो मुझे पता नहीं चला। सुबह में जब मैंने देखा कि ऊपर हेडलिंग कैमरे लगे हुए हैं तो मुझसे ये कहते हैं कि हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे जो नेट पे व्हाट्सएप पे और लज्जा तेरी भंग करेंगे। हमने वीडियो बना रखी। थाने पर शिकायत की है कि उनकी सीसीटीवी बनाई गई है। अभी इस विषय में जांच चल रही है। उनकी डीवीआर निकाल कर उसकी जांच करवा रहे हैं कि महिला के आरोपों में कितनी सत्यता है। प्रथम दृष्टया ये मालूम हुआ है कि इसका अपने पति से विवाद था और न्यायालय के आदेश से पत्नी घर में रहने आई है। पति कहता है कि मैंने अपनी सुरक्षा के लिए कि ये कोई बात ना कर ले इसलिए मैंने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। अब इनका आरोप है कि सब मेरी कोई गलत टाइप की क्लिपिंग बनाई गई है। उनकी डीवीआर निकाल दो, उसकी चेकिंग कराई जाए। 2017 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सिद्धार्थनगर में AIMIM के चीफ और फायर ब्रांड सांसद असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री और RSS समेत सभी पार्टियों के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा में एक जनसभा के दौरान नोटबंदी से लेकर मुस्लिमों की समस्या पर भी उन्होंने सभी पार्टियों को, खासकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा। की सोच की अक्कासी कर रहे हैं, जो अगर उन्होंने कहा है तो यही सबका साथ सबका विकास है, यही इंडिया है। तो उन्होंने हकीकत को बयान किया है। तो हकीकत यह है कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और ये जो सबका साथ सबका विकास की बातें हैं वो सब घोंसले वादे हैं, ड्रामाबाजी। सांसद जी, मगर मैं उनसे ये भी कहूंगा कि फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नाथूराम गोडसे को क्या समझते हैं। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी देने के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया है। रावत सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जमकर हमला बोला। साक्षी महाराज ने रावत सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मुसलमानों को नमाज के लिए छुट्टी दी जा रही है तो क्या हिंदुओं को मंगलवार को हनुमान चालीसा के लिए भी छुट्टी मिलेगी। यही नहीं, साक्षी महाराज ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने के लिए यूपी सरकार पर भी हमला बोला। राज करने वाले मुख्यमंत्री ने जाति आधार पर 1.5 घंटे की छुट्टी, मैं चुनौती देना चाहता हूं
कांग्रेस और वहां के मुख्यमंत्री की नैतिकता को अगर जरा भी जमीर बचा हो तो 1.5 घंटा नहीं, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए 1 घंटे का भी समय उसको छुट्टी देने का ऐलान करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यूपी 100 को जनता की सहायता रखा है, लेकिन यूपी 100 पर तैनात सिपाही लोगों की सहायता करने की बजाय परेशान करने में लगे हुए हैं। बदायूं में यूपी 100 की एक गाड़ी एक गरीब कोल्हू वाले से 3 बार बिन पैसे दिए गुड़ लेकर चले गए। इधर जिले के एसपी सिटी का कहना यह है कि गरीब परिवार की शिकायत पर जांच की जा रही है। नोटबंदी का आज 42वां दिन है, लेकिन अब ये नोटबंदी जानलेवा होती जा रही है। बुलंदशहर में रेहड़ी लगाने वाले एक युवक को इलाज के लिए बैंक से पैसे नहीं मिले और इलाज के अभाव में वो युवक मर गया। बुलंदशहर के गांव मलकपुर के रहने वाला 35 वर्षीय शरीफ अनूप शहर में रेहड़ी लगाकर परिवार का भरण पोषण करता था। शरीफ के भाई का कहना है कि उसे हार्ट की बीमारी थी, जिसका इलाज कराने के लिए शरीफ को 10,000 रुपए की जरूरत थी। शनिवार को शरीफ मलपुर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक गया। दिन भर लाइन में लगे रहने के बाद भी दोपहर को जब बैंक में नंबर आया तो नकदी खत्म हो चुकी थी और नोट नहीं मिलने से बैरंग घर लौटे शरीफ की नोट ना मिलने के गम में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। पैसों की तंगी में मौत से प्रशासन में हड़कंप मच चुका है और जिला अधिकारी कह रहे हैं कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक मेरे सामने ये चीज मीडिया के ही मार्फत आई है। संबंधित अधिकारी अगर मुझे रिपोर्ट देते हैं और मैं देखता हूँ उसमें जांच करके क्या निकलता है, तो जैसा आएगा उसके हिसाब से हम आगे एक्शन लेंगे। सर, बताया जा रहा है कई दिन से इसको इलाज के लिए जरूरत थी पैसों की, वो पैसे नहीं मिल पाए। नहीं, अगर ऐसा है तो हम उसमें जांच करेंगे और बिल्कुल कार्रवाई करेंगे जैसा भी संभव है। नोटबंदी के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लखीमपुर खीरी के शारदा नगर में इलाहाबाद बैंक की लाइन में लगे हुए बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से नाराज लोगों ने हंगामा किया। लखीमपुर निगासन मार्ग को जाम भी कर दिया। बताया जा रहा है कि बैंक के ग्राहक पैकरमा यादव पिछले 10 दिनों से पैसों की जरूरत के चलते लगातार बैंक के चक्कर काट रहे थे और सोमवार को भी बैंक की लाइन में ही लगे थे। तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो अचानक गिर पड़े। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। नोटबंदी के बाद काले धन की तलाश में जुटे आयकर विभाग ने मेरठ में छापेमारी की। नोटबंदी के बाद मेरठ में पहली बार आयकर विभाग ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता आर.के. जैन के घर छापेमारी कर 20 लाख की करेंसी बरामद की है। बरामद की गई करेंसी में 2000 के 15 लाख रुपए और 5 लाख की पुरानी करेंसी बरामद हुई है। मैनपुरी में दबंगों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। पिटाई से महिला का सिर भी फट गया। दबंग महिला से मारपीट करते रहे और भीड़ तमाशबीन बनी रही। किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि वंदना नाम की महिला अपने पति अरविंद तिवारी के साथ मार्केट आई थी, साथ में उसका बच्चा भी था। महिला ने एक व्यक्ति से किसी दुकान का पता पूछा। उसी समय उस व्यक्ति और उसके साथियों ने महिला के साथ में छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर दबंगों ने महिला को बेरहमी से पीट डाला। जौनपुर में एक शराबी पति ने शराब के लिए पैसे न मिलने पर अपने परिवार के लोगों पर तेजाब फेंक दिया। दरअसल पत्नी के पैसे नहीं देने पर आधी रात को लगभग 2 बजे अपनी पत्नी सहित 3 लोगों पर उसने तेजाब फेंका। चीख पुकार की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग भी आ गए। उनकी नींद खुल गई। घटनास्थल पर लोग पहुंचे। फिलहाल पीड़ितों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शाहगंज के कोतवाली के बड़ा गांव में हर रोज की तरह पति शराब पीकर घर पहुंचा। उसने पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया, जिसके बाद वो बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद शराब के नशे में तेजाब लाकर पत्नी और बच्चों के ऊपर उसने तेजाब फेंक दिया। पीड़ित जो है अटैक से पीड़ित 3 मरीज आए हैं। एक इसमें महिला है, उसके 2 बच्चे हैं। महिला करीब 35% बर्न है और बच्चे करीब 8-10% के आसपास हैं। उनका इलाज चल रहा है और खर्चे से बाहर है।
मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर का शव स्कूल के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में मास्टर की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल ठाकुर द्वारा के गांव निर्मलपुर निवासी किशोर सिंह गांव के ही जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर के पद पर नियुक्त थे। रविवार की सुबह वो अपने घर पर घर वालों से घूमने जाने की बात कहकर गए थे। शाम को घर वालों ने ग्रामीणों के साथ किशोरी सिंह की काफी तलाश की, लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। दूसरे दिन स्कूल के कमरे में छात्र छात्राओं ने हेडमास्टर के शव को फांसी के फंदे पर लटका देखा। उसके बाद घर वालों को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हेडमास्टर के शव को फंदे से निकाल कर अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये कल 11 बजे से लापता थे, इनके ढूंढ रहे थे। अब ये सुबह आकर यहाँ पर मिले तो ये एक कमरे में फांसी खाए हुए थे। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में गरीबों के लिए बने आशियाने पर अब पुलिस की नजर है। प्रदेश सरकार ने रैनबसेरा ठंड में गरीबों को छत मिले ये सोचकर बनवाया था, लेकिन सरकार की इस मंशा को करारा झटका पुलिस महकमे ने दिया है। मामला रायबरेली पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर का है, जहां आने वाले लोगों के बैठने और रुकने के लिए सरकार ने रैनबसेरे की व्यवस्था की थी, लेकिन वहां अब इस नाम की कोई इमारत नहीं है, क्योंकि उसकी जगह सजे सजाए किरण हॉल ने ले ली है। हालत यह है कि नाम बदलने के बाद पूरी तरह से साजे किरण हॉल में अब फरियादी उसके अंदर जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते हैं। पुलिस अधीक्षक से इस बाबत बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मामूली सी बात को लेकर एक बच्चे पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी ने बच्चे को शिवाजी नगर के नजदीक फेंक दिया था। दरअसल कुछ दिन पहले बच्चे की मां का आरोपी की बहन से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद आरोपी बदला लेने की फिराक में था। एक दिन मौका मिलते ही उसने महिला के बच्चे पर तेजाब फेंक दिया। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तब पुलिस ने तफ्तीश बनाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये 3-4 दिन पहले बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। तफ्तीश के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिली थी, जिस फुटेज के बिहार पे आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुलजिम को आइडेंटिफाई किया गया था। बच्चे की मां ने जो मुलजिम है उसकी बहन को कुछ चीज़ कह दी थी, जिस करके इनका आपस में मनमुटाव था, उस करके इसने ये कदम उठाया। महाराष्ट्र के अकोला में जिम्नास्टिक कोच द्वारा नाबालिग खिलाड़ी बच्चों के शारीरिक शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। खेल के नाम पर शारीरिक शोषण करने वाले कोच के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। कोच को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो अब जेल में है। ये मामला तब सामने आया जब बच्चों ने कोच की दरिंदगी की आपबीती जिलाधिकारी के सामने बताई। बच्चों ने बताया कि कोच हमें दूसरे गांव में ले जाकर अच्छी ट्रेनिंग देने के बहाने गलत हरकतें किया करता था, साथ ही वो बच्चों को धमकाता था। बच्चों की परिजनों की शिकायत पर जब कलेक्टर जी श्रीकांत इन बच्चों के साथ रूबरू हुए तो बच्चों ने आरोपी मुकेश के कारनामे खोल कर रख दिए, जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने बड़ी गोपनीयता के साथ इन बच्चों के परिजनों को विश्वास दिलाकर इसका जायजा लेकर पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने मीडिया से रूबरू होकर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सोमवार शाम अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 10 दिसंबर को उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। उसके बाद से उनकी सेहत में तेजी से सुधार आ रहा है। एम्स के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सुषमा स्वराज की सेहत में तेजी से सुधार हुआ है। उन्हें सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।
पूरे देश में जहां नोटबंदी के बाद से व्यापार और व्यापारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जम्मू के पुंछ में एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल इस सीजन में होने वाले खाद्य उत्पाद जैसे राजमा और अखरोट की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ के राजमा और अखरोट पूरे देश में काफी पसंद किए जाते हैं। बता दें आपको कि पुंछ इन दोनों खाद्य उत्पादों के लिए काफी मशहूर है। गया में कपकपाती ठंड में भी हिंदू धर्मावलंबी पिंडदान के लिए देश के कोने कोने में गया पहुंच रहे हैं और यहां फल्गु नदी पर खुले में घंटों बैठकर पिंडदान और श्राद्ध क्रम अनुष्ठान किया जा रहा है। मान्यता है कि पवित्र फल्गु नदी में पिंडदान और श्राद्ध करने से पुरखों की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार पूस माह में पिंडदान करने का ये बड़ा महत्व है। ये सिलसिला मकर संक्रांति तक यूं ही चलेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर मां बन गई हैं। आज सुबह उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। करीना के पिता रणधीर कपूर ने बताया कि करीना और उनका बच्चा दोनों स्वस्थ है। करीना कपूर फिलहाल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी डिलीवरी के वक्त पति सैफ अली खान के अलावा पूरा कपूर खानदान वहां पर मौजूद था। वैसे करीना कपूर अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान काफी एक्टिव भी नजर आई। अवार्ड शो हो या फिर कोई फोटोशूट, पूरे 8 महीने करीना कपूर काम करती दिखाई दी। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई बॉलीवुड अभिनेत्री प्रेगनेंसी के दौरान भी इस तरह मीडिया से मुखातिब होती रही। इसी के साथ फिलहाल एपीएन सुपरफास्ट में इतना ही। आप बने रहिए एपीएन के साथ।